सो हेलो एवरीवन। बेसिकली इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का एक नया चैप्टर, क्लास 12 बायोलॉजी का एक नया चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये पूरा चैप्टर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जो एंजियोस्पर्म्स है उनमें रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैसे होती है, उसके फेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कम से कम ये 16 मार्क्स में से, अगर 16 मतलब ये इस चैप्टर में से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें से लाइक 6 to 8 मार्क्स का इसमें से आता है पार्ट बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, अच्छे खासे इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। साथ में डायग्राम्स इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डायग्राम्स इस चैप्टर के ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में हर साल पूछे जाते हैं, जैसे कि एम्ब्रियो सेक का एक क्वेश्चन आता है हर बार कि उसमें एंटीपोडाल्स का कहाँ पे लोकेशन है, तो पूरा डायग्राम बेसिकली हमेशा आता है। साथ में इस चैप्टर में से थोड़े से 1 मार्कर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, 1 मार्कर्स में आते हैं, लाइक 1 मार्क क्वेश्चंस में जैसे कि एपोमिक्सिस बहुत आता है। एपोमिक्सिस के बारे में पूछ लेते हैं डेफिनेशन में। ठीक है, साथ में पॉली एम्ब्रियोनी वाला टॉपिक आता है। पॉली एम्ब्रियोनी कभी भी ना आपका ज्यादा मार्क्स में नहीं आता। पॉली एम्ब्रियोनी ऐसा नहीं है कि आपको कभी 5 मार्क्स में पूछ लिया जाए, वो हमेशा 1 मार्कर्स में ही ज्यादा आते हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है तो अगर मैं ये चैप्टर और डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आपको और डिटेल में ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ठीक है ये रिप्रोडक्शन वाली यूनिट का पहला ही चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद से ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स आ जाते हैं। बेसिकली जो भी ह्यूमन से रिलेटेड है वो वाले चैप्टर्स आते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से लिख देती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ही है, रिप्रोडक्शन यूनिट में आता है ये पूरा। ठीक है, तो यही हमको स्टार्ट करना है। बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीजें होने वाली हैं इस चैप्टर में। तो बेसिकली होगा क्या, हमें स्टार्ट करना है एंजियोस्पर्म्स के बारे में। पढ़ा होगा 11th में एंजियोस्पर्म्स कौन से होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली एक गैमेट मेल से आएगा, एक गैमेट फीमेल से आएगा। तो बेसिकली होता क्या है, जाइगोट बनता है, फिर उसी से सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा। वो सारी प्रोसेसेस हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स, आपने बेसिकली 11th में पढ़ा होगा, बचपन में ही हम चीज पढ़ते हैं, मतलब जो हमारी जूनियर क्लासेस हैं उसमें हम ये चीजें पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म। ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन का फेट क्या है कि न्यू ऑर्गेनिजम्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज मेंटेन करता है। होता क्या है कि बेसिकली न्यू स्पीशीज फॉर्म हो, सॉरी न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं और कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज हमेशा मेंटेन रहेगी। तो हो क्या रहा है, फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी तो हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ डिफरेंट चीज क्या है, डिफरेंस ये है कि वहां पे सिर्फ 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे 2 पेरेंट्स होते हैं। एक मेल होगा और एक फीमेल होगी, एक मदर है और एक फादर है। दोनों का गैमीट आएगा, दोनों का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। बेसिकली जीन्स दोनों से आते हैं, मेल से भी फीमेल से भी, इसलिए जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो भी प्लांट्स है, दोनों के वहां पे फीचर्स हमको मिल रहे हैं। ठीक है, फादर के भी मदर के भी, फादर प्लांट के भी और मदर प्लांट के भी, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो हमें प्लांट्स में क्या फीचर्स दिखते हैं उसके हिसाब से हमें चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। अगर आपका बोर्ड का वाइवा ही है तो उसमें ही एग्जामिनर पूछ सकता है कि बाकी सब तो एडवांस, यही चीज होती है ना कि हमें एडवांस नॉलेज बहुत होती है, एडवांस नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो तो आंसर दे देते हैं, लेकिन उसके चक्कर में हम क्या करते हैं कि बेसिक नॉलेज भूल जाते हैं। तो वो चीज वहां पे नहीं करनी है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। देन बात आती है द फ्लावर इज द प्राइमरी। अगर बात करें तो जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस में पता है मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है। ऐसे ही जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो कि बेसिकली प्राइम रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। उनका काम ये है कि मेन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करे, वो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली, ठीक है। बाकी के एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, वो तुमने देखे होंगे फ्लावर्स में। द फ्लावर इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर कभी फ्लावर की डेफिनेशन ही पूछ ली जाए तो रिप्रोडक्शन में सबसे मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लावर होता है। द मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्राइमरी रहेगा ये, ठीक है। प्राइमरी मतलब कि इसके बिना तो प्रोसेस इनिशिएट हो ही नहीं सकती, ठीक है। विद इन द फ्लावर्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और स्पोरोफिल्स आर प्रोड्यूस्ड। इन्हीं फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी इन्हीं के अंदर होंगे और साथ में स्पोरोफिल्स। अगर जिम्नोस्पर्म वगैरह है, सुना है ना, जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफिल्स हमने पढ़े थे, कोन्स होते थे उसमें, 11th में पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में। जिम्नोस्पर्म्स वगैरह जो है, ठीक है, उसमें ये स्पोरोफिल्स बना रहे हैं, ठीक है। स्पोरोफिल्स वाला काम करेगा वो, लीव्स का पूरा सेट होता है। अगर आपने जिम्नोस्पर्म्स पढ़ा है तो बेसिकली उसमें स्पोरोफिल होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, फिर दोनों में फ्यूजन होगा और तब बेसिकली प्रोजेनीज बन रहे थे वहां पे, वो जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ा होगा। ये बेसिकली एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा है कि अगर फ्लावर है तो फ्लावर का भी फेट क्या है कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, साथ में जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के केस में, एंजियोस्पर्म्स के केस में, वो फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि कार्पल्स हैं, स्टेमेंस है, पिस्टिल है, ये सारा फ्लावर्स के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें आप चेक कर सकते हो, इसमें एक्सपेरिमेंट भी होता है। बेसिकली होगा क्या कि अगर आपका एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में कौन से आते हैं, जैसे कि हिबिस्कस हो गया, चाइना रोज, उसमें बेसिकली क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो इसीलिए मोस्टली जब 12th क्लास का प्रैक्टिकल होता है तो आपको ना हिबिस्कस मंगवाया जाता है आपसे कि हिबिस्कस लेके आओ। उसमें हम बेसिकली फोर्सेप्स से उसके स्ट्रक्चर्स को अलग अलग करते हैं, फिर चेक करते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है। तो उसी में, क्योंकि चाइना रोज है, दोनों पार्ट्स होंगे, इसमें फीमेल भी होगा, मेल भी होगा, तो हम चेक कर सकते हैं, यहाँ स्टेमन पिस्टल दोनों मिल जाता है, एंथर्स को वहां पे हम चेक कर सकते हैं। तो वो चीज ये बता रहा है। नेक्स्ट आता है स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स, देखो फिल्स का मतलब क्या होता है, जहां टर्म आ जाए फिल्स मतलब कि लीव्स, फिल्स का मतलब होता है लीव्स, ठीक है। आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। स्पोरोफिल्स बेसिकली स्ट्रक्चर का सेटअप बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर का सिस्टम बन रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, तो उसी में स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जिम्नोस्पर्म की बात है, बता रहे हैं डिटेल में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म ही ज्यादा, जब जिम्नोस्पर्म में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होगी, ज्यादा एडवांस हो जाएंगे, तभी वो एंजियोस्पर्म बना रहे हैं ना, है ना। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यही तो है दोनों के बीच में, कि जब जिम्नोस्पर्म्स में, देखो ऑलमोस्ट चीजें तो सेम ही है, बस कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो वही एडवांस को और पहला जो ट्रेडिशनल है उसको डिफरेंशिएट करता है। तो वही ये बता रहा है कि सेम चीज है कि स्पोरोफिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप के होंगे, एक माइक्रोस्पोरोफिल, जिसमें आता है, माइक्रो का मतलब है मेल वाला पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए हम हमेशा माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, बेसिकली माइक्रोस्पोरोफिल, ये सब यूज करते हैं मेल वाले पार्ट के लिए। तो माइक्रोस्पोरोफिल इन्होंने किसको बोला है, स्टेमन्स को, क्योंकि स्टेमन्स क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है। एंड मेगास्पोरोफिल्स, अगर बात करें मेगास्पोरोफिल्स, तो जो फीमेल वाला पार्ट है उसको हमेशा मेगा में रखेंगे, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, अगर तुमने सुना होगा माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, जो फीमेल का पार्ट होता है वो मूवेबल नहीं होता, गैमीट, जो फीमेल का गैमीट है वो मूवेबल नहीं होता, ह्यूमंस में भी एंजियोस्पर्म्स में भी, ठीक है। ऊगैमी, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी तुमने पढ़ा होगा, तो उसमें ऊगैमी था, थोड़ा उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि जो मेगास्पोर है बिल्कुल भी मूवेबल नहीं होता, इमोबाइल होता है काफी। जो हाई मोबिलिटी होती है वो किसकी होती है, पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। तो बेसिकली इसीलिए माइक्रो बोला है उसको, पढ़ेंगे ये पूरा डिटेल में क्या होता है। तो मेगास्पोरोफिल्स किस में आएगा, फीमेल वाले पार्ट के लिए। जो फीमेल वाला पार्ट है उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, मेगास्पोरोफिल।
या मेगास्पोर एंजियम, मेगास्पोर मदर सेल, ये सारी चीजें। तो ये कार्पल, क्योंकि पता ही है कि अगर फ्लावर है, तो फ्लावर में दो पार्ट्स होंगे, एक स्टेमन हो जाएगा दैट इज मेल वाला पार्ट जिसको हम माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहे हैं, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, कार्पेल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोरोजेनेसिस, अगर कहीं पे मेगा टर्म आ जाए दैट इज वो फीमेल के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, और अगर माइक्रो टर्म आ जाए तो बेसिकली वो मेल के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। तो ये पूरा क्लियर होना चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन बेसिकली वहां पे आपको फ्लावर का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, कुछ चीजों से तो आप फेमिलियर हो ही, तो बेसिकली अब बता रहे हैं कि अगर बात करें फ्लावर के पार्ट्स की, तो फ्लावर के पार्ट्स में दो होते हैं, एक तो जो रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा आता है बेसिकली उसका एक्सेसरी ऑर्गन्स वाला पार्ट, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, सेपल्स ये सब आते हैं, तो ये होते हैं एक्सेसरी वाला पार्ट, एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो बेसिकली होता क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है वो उसको रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, अगर ये पार्ट होंगे ही नहीं तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। एक्सेसरी वाले कौन से हैं कि जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो जा रही है तो ये झड़ जाते हैं, ये शेड ऑफ हो जाते हैं, इनका कोई ज्यादा प्राइमरी यूज नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट में ये लिख लो कि ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, इनका प्राइमरी फंक्शन रहता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, ये बता रहे हैं यहाँ पे। अब बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे पूरा दे रखा है कि स्ट्रक्चर क्या है। अगर यहाँ पे हम देखें कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, एक्सेसरी पार्ट कौन सा है, तो एक्सेसरी कौन सा होगा, बेसिकली जो बाहर प्रेजेंट है, सेपल, देन पेटल्स होती हैं, कलरफुल पेटल्स देखी होंगी फ्लावर्स में, रोजेस में देखी है, सनफ्लावर में जो कलरफुल पार्ट है वो पेटल्स, पेटल्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, कोरोला। कोरोला पूरा सिस्टम है, उसकी जो एक यूनिट है दैट इज पेटल, ये मॉर्फोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो ये ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जानना है, यहाँ पे जो तुम्हें एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ज्यादा रीड करना है। तो बेसिकली वही बता रहा है कि जो पेटल्स है वो बेसिकली क्या है, कोरोला, कोरोला का पूरा सिस्टम, कोरोला पूरा सिस्टम है, उसकी एक यूनिट क्या है, पेटल। ऐसे ही सेपल, अब इसका ये एक यूनिट है, सेपल जो है वो एक यूनिट है, उसका पूरा सिस्टम हम क्या बोलते हैं, उसका पूरा सिस्टम होता है दैट इज कैलिक्स, पूरे सिस्टम को हम कैलिक्स बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। अब वही बता रहा है, ये हो गए तुम्हारे एक्सेसरी पार्ट। अब तुम्हें पता होना चाहिए रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, जो कि रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं फ्लावर के जहां पे चेंजेस आ रहे हैं, जहां पे गैमेटोजेनेसिस हो रही है, मेगास्पोरोजेनेसिस हो रही है या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है, तो वो वाले पार्ट्स पता होने चाहिए। पहले आ रहा है ओवरी, फीमेल का पार्ट है, स्टिग्मा हो गया फीमेल में, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फीमेल का पार्ट पूरा क्लियर हो गया। और ये मेन पार्ट है, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आएगा, स्टाइल में पोलन ट्यूब बनेगी, ओवरी में ओव्यूल होता है, एम्ब्रियो सेक होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होगा ताकि एम्ब्रियो सेक बन सके। काफी इंपॉर्टेंट है, फ्लावर का डायग्राम इसीलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट कर देते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट कर देते हैं, फ्लावर्स के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वही नहीं पता है ना, बेसिकली यही नहीं पता कि स्टिग्मा, स्टाइल, फिलामेंट, फिलामेंट कुछ तो मैंने ऐसे देखा है फिलामेंट फीमेल में बोल रहे हैं, स्टाइल को फिलामेंट बोल रहे हैं, ये चीज तुमको नहीं करनी, इसलिए बोल रहे हैं पहले बेसिक से थोड़ा रीड कर लो, 5-10 मिनट लगते हैं, तो वही चीज करनी है। ओवरी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, साथ में स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये पता होना चाहिए। देन अगर मेल की बात करें कि मेल पार्ट में क्या क्या है, तो एंथर है, एंथर ही होता है, एक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है ना यहाँ पे, हिबिस्कस का ही फ्लावर है, तो बेसिकली उसे में बता रहा है कि एंथर ये प्रेजेंट है, जो लोब्ड स्ट्रक्चर है ये वाले, ये क्या है, एंथर है। पूरा मॉर्फोलॉजी में तुम पढ़ सकते हो, इस चीज को पढ़ा भी होगा 11th क्लास में, मॉर्फोलॉजी में पूरा दिया हुआ है कि एंथर ऐसे प्रेजेंट होता है। एंथर के साथ एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है जो कि उसको थैलेमस जो है
या इस वाले पार्ट से अटैच करेगा। ये वाला पार्ट क्या है, रिसेप्टिकल बोलते हैं इसको, बेसिकली पेडिसल बोल सकते हैं, या फिर थैलेमस जो ओवरी के नीचे है, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल। रिसीव कर रहे हैं ना पूरे स्ट्रक्चर को, ये उसी को अच्छे से समझ आएगा जिसने मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ी हो। इसीलिए बोलते हैं कि 11th में कुछ स्ट्रक्चर्स अच्छे से पढ़ लो, 12th में काम आते हैं। तो वही स्ट्रक्चर में से एक है, अगर आपने मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ा है तो आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर आएगा, समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंथर के साथ ही एक फिलामेंट अटैच है, जो कि उसको एक सिलेंडर सा फिलामेंट प्रेजेंट है, जो कि उसको किससे अटैच कर रहा है, थैलेमस से, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये डायग्रामेटिक एक रिप्रेजेंटेशन है कि फ्लावर कैसा दिखता है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, हमने फ्लावर को ऐसे कट किया है, बीच में से देख रहे हैं, उसको हमने ऐसे नहीं कट किया। अगर ऐसे कट किया होता तो हम ऐसे देख रहे होते, लेकिन हमने ऐसे कट नहीं किया है, तो इसीलिए एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। सामने से चेक कर सकते हो कि ये स्ट्रक्चर्स फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीजें तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। फ्लावर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर के, एक्सेसरी ऑर्गन्स क्लियर हो गए। अब आगे आते हैं, तो बेसिकली अब पूरा स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दे रखा है जो जो पढ़ाया। देखो बेसिकली अब यहाँ पे आएगा कि एक्सेसरी ऑर्गन्स का बोला था मैंने कि अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें फ्लावर में तो दो टाइप के होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक एक्सेसरी ऑर्गन, ठीक है। एक्सेसरी ऑर्गन आपको अगर पढ़ना है तो आप मॉर्फोलॉजी की बुक से अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको याद है, बहुत अच्छे से याद है, तो उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो क्योंकि कभी भी आपको एग्जाम में एक्सेसरी ऑर्गन उतना नहीं पूछा जाएगा। जो मेन फोकस है वो इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स पे है, ठीक है। तो वो चीज आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज है फीमेल के पार्ट के बारे में कह रहा है, कार्पल is an ovary that contains an ovule style stigma। अब बेसिकली कार्पल में क्या है, ओवरी है, साथ में ओव्यूल है, स्टाइल है और स्टिग्मा है। अगर कार्पल की बात करें तो कार्पल किससे मिलके बना है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, एक मिनट, कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी, ये पूरा है जिसमें ओव्यूल, ठीक है। तो पूरा है कि ओवरी जिसके पास ओव्यूल होता है, साथ में स्टाइल, स्टिग्मा, ये सारी चीजें। तो कार्पेल में क्या क्या है, पहले स्टिग्मा आ गया सबसे ऊपर, देन नीचे क्या है, उसके स्टाइल प्रेजेंट है, एक सिलेंडर सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन क्या प्रेजेंट होगा, क्या है साथ में, ओवरी, एक ओवरी प्रेजेंट है। अब ओवरी का फेट क्या है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, फिर आगे चल के यहीं पे ना एम्ब्रियो सैक बनता है। जब मेगास्पोरोजेनेसिस होगी ना तब यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बनता है। तो इसका फेट ये है, ये फीमेल का पार्ट बता रहा है। यहाँ पे बेसिकली कौन सी प्रोसेस होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस। ये अभी नोट डाउन कर लेना, आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा, वैसे आप समझ आ जाएगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है। सब हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे स्टाइल प्रेजेंट है, स्टिग्मा प्रेजेंट है। आगे देख लो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन की बात करें, अब मेल पार्ट पे आ गया, ये फीमेल पार्ट के बारे में था, ये मेल पार्ट के बारे में कह रहे हैं कि स्टेमेन में क्या है, स्टेमेन के पार्ट्स हैं, दीज आर नॉट द टाइप्स, पार्ट्स। पार्ट्स देख लो, पार्ट्स क्या है स्टेमेन के, फिलामेंट होता है, एक एंथर, सबसे पहले एक एंथर होता है, देन फिलामेंट, और एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। तो दोनों को अटैच, सोचो दो ना राजमा है ऐसे, तो दोनों को अटैच करने के लिए बीच में कुछ होना चाहिए ना जो उसको अटैच करके रखे, वो क्या होता है, कनेक्टिव। तो कनेक्टिव जो होता है बेसिकली वो दोनों एंथर के जो लोब्स हैं उनको अटैच करके रखता है, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे किसमें, स्टेमन में। तो स्टेमन में क्या क्या हो गया, दोबारा देख लेते हैं। स्टेमन में क्या है, एक ऊपर एंथर है, एंथर के ही अंदर कनेक्टिव प्रेजेंट है जो कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को अटैच करके रख रहा है। देन फिलामेंट है, फिलामेंट उसको अटैच कर रहा है पूरे स्ट्रक्चर से। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्टेमन का स्ट्रक्चर। स्टेमन इज डिस्टिंग्विश्ड एज फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। वही बता रखा है कि स्टेमन में ये पार्ट्स होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि कार्पल, कार्पल को ही हम पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि पिस्टिल अलग चीज है, कार्पल अलग चीज है।
पिस्टिल को ही हम कार्पल बोल रहे हैं, उसका अलग ही नेम है, लिख लो ये पॉइंट कि पिस्टिल, क्योंकि आगे पढ़ोगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तो ये कार्पल ही होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज आनी चाहिए तुमको। तो बेसिकली पार्ट्स के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि फीमेल पार्ट में क्या क्या होता है और मेल पार्ट में क्या क्या होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। ये दे रखा है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है उसमें कुछ पार्ट्स हैं, पूरी फेजेस है। तो सबसे पहली चीज तो पता है कि फर्टिलाइजेशन होनी है, तो बीच में रख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। तो दो इवेंट्स होंगे, या तो फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद। तो एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जहां पे फर्टिलाइजेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, गैमेट्स बना रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, वो सारी चीजें। दूसरे होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो कि अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, अब सीड बनेगा, फ्रूट बनेगी, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारा हम पढ़ेंगे। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में है तो 3 स्टेप्स में कवर होती है। दैट इज पहला प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन जिसको हम फर्टिलाइजेशन ही बोल रहे हैं, एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो लिख लो इसको ऐसे। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट से बेटर एंजियोस्पर्म्स लिख लेते हैं, है ना। तो एंजियोस्पर्म्स में बेसिकली जो डबल फर्टिलाइजेशन है, जो फर्टिलाइजेशन से पहले प्रोसेसेस हो रही है, उनको ये कह रहा है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये पहले क्या हो सकता है, बेसिकली गैमेटोजेनेसिस हो सकता है। फिर दूसरा आता है डबल फर्टिलाइजेशन, ये हम कवर करेंगे। देखो डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ लेना इसको प्लीज, हमेशा आता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन हमेशा आएगा, पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए आ सकता है। फिर लास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन हो चुकी है एंजियोस्पर्म्स में, अब उसके बाद क्या क्या होना है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नेक्स्ट पे आते हैं, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या इवेंट्स होंगे, क्या क्या फेजेस होंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में पहली चीज आ रही है स्ट्रक्चर, दूसरा आ रहा है इवेंट्स। क्या यहाँ पे इवेंट्स होंगे, और पहला क्या हो गया कि स्ट्रक्चर कौन कौन से बन रहे हैं। अगर बेसिकली हमको डबल फर्टिलाइजेशन करवानी है तो हमको गमीट भी तो चाहिए, दोनों गमीट गमीट भी तो बनाने हैं हमें, मेल का अलग फीमेल का अलग, तो वो सारे इवेंट्स यहाँ पे आते हैं। द फॉलोइंग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैन बी स्टडीड, कौन से होंगे बेसिकली देख लो। पॉलन ग्रेन बनेगा पहला, तो मेल का पार्ट बन रहा है, पहले मेल गैमीट बन रहा है, तो पॉलन ग्रेन में हमें पूरा स्टडी करना पड़ेगा, कहाँ बनेगा, कैसा होता है देखने में, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्ब्रियो सैक बनेगा। एम्ब्रियो सैक भी तो बनाना है, एम्ब्रियो सैक किस में आता है, मेगास्पोरोजेनेसिस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन। अब पॉलन ग्रेन बन गया है तो पॉलिनेशन पहुंचाओ भाई उसे फीमेल पार्ट तक, दैट इज पॉलिनेशन। फिर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन आता है, सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हाउ पॉलन ग्रेन इज फॉर्म्ड, बनता कैसे है बेसिकली। और साथ में एक और चीज आएगी, दैट इज माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर बन रहा है, माइक्रोस्पोर किसको बोल रहे हैं, पॉलन ग्रेन को। ठीक है, तो बेसिकली वो जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो बेसिकली उसका क्या फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे बनेगा। हमें ये तो बोलते हैं पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हो रही है, बट कैसे बन रहा है स्ट्रक्चर, क्या क्या इवेंट्स उसमें आते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। देन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन बेसिकली किससे रिलेटेड है, मेगास्पोरोजेनेसिस से, ये फीमेल पार्ट में होगी, और ये किससे रिलेटेड होगी, मेगास्पोरोजेनेसिस से। फीमेल गैमीट बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ
फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट से कैसे बन रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब यही है कि जो पॉलन ग्रेन बना अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, उसे हमें फीमेल पार्ट तक भेजना भी तो है, स्टिग्मा तक लेके भी तो जाना है। वो प्रोसेस कौन सी है? पॉलिनेशन की ट्रांसफर ऑफ pollen grain to the स्टिग्मा। स्टिग्मा पे लैंड करेगा पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा होती है पूरी ऐसे प्रेजेंट होता है ना स्ट्रक्चर। ये रहा तुम्हारा स्टिग्मा, थोड़ा ड्राइंग देख लेना, स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी। कहीं से भी पॉलन ग्रेन आया, मान लो ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन है, सुंदर सा आया बाहर से, तो ये ऐसे आ रहा है पॉलन ग्रेन उसके ऊपर, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन उस पर लैंड करेगा, ये जो प्रोसेस है दैट इज पॉलिनेशन। पूरी प्रोसेस, पॉलिनेशन के भी टाइप्स पढ़ेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा भी होगा पहले, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि पॉलन ग्रेन बाहर से आ रहा है, बेसिकली वो स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, तो उसके बाद अब वो यहाँ पे आ चुका है, ये रहा पॉलन ग्रेन। तो इसके बाद स्टिग्मा के साथ थोड़ी बातचीत होती है, इसकी इंटरेक्शन होती है कि इसको अंदर जाने दिया जाए कि नहीं, कंपैटिबल है भी कि नहीं, उसके लिए एक इंटरेक्शन होती है दैट इज पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। वो भी हम इस चैप्टर में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या हो गया, लिख लो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन to the stigma to start और नॉट स्टार्ट, स्टार्ट कर भी सकता है, कंपेटिबल नहीं है तो नहीं करेगा ना, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। उससे पहले जो इंटरेक्शन हो रही है उसी को हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोल रहे हैं। कि बेसिकली अगर पॉलन ग्रेन एंटर कर गया स्टिग्मा के पास फीमेल पार्ट में, तो चांसेस है स्टिग्मा केमिकल रिलीज ना करे, ठीक है, वो कंपैटिबल हो ही ना। जो पॉलन ग्रेन है वो खराब है, कंपैटिबल नहीं है, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्टार्ट जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन की बात कर रहा है ये, और नोट अगर होगी तो ही पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो पाएगी। अगर पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे जर्मिनेट कर रहा है, इसीलिए पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो पाएगी। अगर जर्मिनेट नहीं कर रहा स्टिग्मा ने वहीं पे रोक दिया उसको कि तुम अंदर नहीं जा सकते, केमिकल्स रिलीज नहीं कर रही, कंपैटिबिलिटी नहीं है उधर, तो बेसिकली होगा क्या कि वहां पे पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होने वाली। तो पॉलन बेसिकली जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट नहीं करेगा उधर, ठीक है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इसीलिए होता है, काफी ये माइक्रोस्कोपिक इंटरेक्शन है जो पॉलन ग्रेन सॉरी पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, काफी एक माइक्रोस्कोपिक है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है इसमें कि देखते हैं कि स्टिग्मा केमिकल्स रिलीज करे, अब बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन, उसके लिए देखना है कि स्टिग्मा केमिकल्स रिलीज कर रही है कि नहीं कर रही, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये हो गए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एक बार गो थ्रू कर लेना क्या क्या था। पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, देन एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, पॉलिनेशन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अगर एग्जाम में एक्सप्लेन करने को आ जाए, डायरेक्टली नहीं पूछता कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सब बताओ, एक एक क्वेश्चन आ जाता है सब में से। बेसिकली यहाँ पे तुम मेगास्पोरोजेनेसिस बताओ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को डिफाइन करो, डिफाइन करने में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये डिफाइन करने में आ जाएगा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। पहला ही बोला था कि फर्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। पॉलन ग्रेन कैसे बन रहा है? पॉलन ग्रेन बेसिकली किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है, मेल गैमेट है, तो वहां पे हमें मेल को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा पहले। देखो हमेशा ये चीज देखना कि गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे कर रहे हो, भले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़े, होगा क्या कि हमें पहले उस स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ता है। अगर बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, अगर हम
गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, उससे पहले हमें टेस्टिस को स्टडी करना पड़ता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसीलिए यहाँ पे पहले हम ऑर्गन को स्टडी करेंगे कि यूनिट क्या है, उसका स्ट्रक्चर तो पढ़ लें तभी तो वो गैमेटोजेनेसिस कर पाएगा। वहां पे उसकी प्लॉइडी क्या है, कैसे वो बन रहा है, उसमें मियोसिस हो रही है, माइटोसिस हो रही है, वो सारी चीजें। तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, स्टेमेन, पता है प्लांट्स में यही होती है, एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। अ स्टेमेन इज एन एंजियोस्पर्म्स मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है ये। इट इज कंपोज ऑफ एन एंथर, एक एंथर होगा, एक फिलामेंट होगा, दो ही चीजें हैं इसके पास, एक एंथर है साथ में एक फिलामेंट है। द एंथर इज बाइलोब्ड, दो लोब बनी हुई है, बता तो रही हूँ, एक राजमा जैसा स्ट्रक्चर है और बेसिकली दो लोब बने हुए हैं, जैसे किडनी होती है ना, किडनी भी एक लोब्ड स्ट्रक्चर है, लोब बना हुआ है, तो ये ऐसे प्रेजेंट होता है, ये है, और बीच में कनेक्टिव है ऐसे, तो दो लोब होते हैं ये रहा कनेक्टिव, तो दो लोब है यहाँ पे, दोनों लोब्स को अटैच करने के लिए कनेक्टिव है, बीच में ये रहा फिलामेंट, ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो वही ये बता रहा है कि लोब्ड स्ट्रक्चर होगा, बाइलोब्ड है, दो लोब प्रेजेंट है, with each lobe containing 4 pollen sacs और microsporangia। अगर एक लोब की बात करें, एक लोब मैं यहाँ पे उठा के देख लूं, ये रहा तुम्हारा एक लोब, तो इसमें 4 ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया कौन से, फ्रूटिंग बॉडीज हैं जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। स्पोरेंजियम मतलब क्या होता है, स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजियम, एक स्पोरेंजियम के लिए यूज करते हैं, है ना, अगर एक है तो स्पोरेंजियम, बहुत सारे तो स्पोरेंजिया, और बेसिकली होती क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडीज होती है। ये रहा कहाँ पे क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि फ्रूटिंग बॉडीज है, और इन्हीं के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, और बेसिकली इन्हीं के अंदर क्या बन रहे हैं, इन्हीं के अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे बनेंगे, वही ये बता रहा है, ये पूरा तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इसी के थ्रू अब तुम्हारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्लियर हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, काफी माइक्रो साइज का होगा और 4 प्रेजेंट होते हैं एक लोब में, ये एक लोब है तुम्हारा, एक लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, एमएस लिख रही हूं, माइक्रोस्पोरेंजिया, ध्यान रखना 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। A number of pollen grains are contained in each pollen sac, इसी को हम pollen sac बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज है ना, तो हम यही बोल देते हैं, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होंगे, फ्रूट्स होंगे, यानी अगर पॉलन ग्रेन बना रहे हैं तो पॉलन सैक है, तो बेसिकली सबके अंदर जो पॉलन सैक है, एक पॉलन सैक है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे बने होते हैं, ठीक है, ये पॉलन सैक हो गया एक, या फिर हम इसे क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। अ डाइथिकस एंथर 4 pollen sacs are located in the 4 corners, वही बता रहा है, डाइथिकस एंथर है, डाइथिकस क्यों है, दो थीका है यहाँ पे, लोब को ही ये थीका बोल रहे हैं, या तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोल रहे हो तुम, ये चांस है कि बाइलोब्ड मतलब कि दो लोब प्रेजेंट है, या फिर हम उसे बोलते हैं, क्योंकि दो लोब है, एक एरा एक एरा, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस, थीका मतलब कोई कैविटी, तो डाइथिकस स्ट्रक्चर होता है एंथर का, दो लोब प्रेजेंट है इसीलिए, और उसमें भी एक लोब में क्या होता है, एक लोब में क्या होता है, यहाँ पे 4 स्पोरेंजिया बोलते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, थोड़ा लिख लेना क्या होता है, क्योंकि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया कि क्या क्या स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, और बेसिकली उसी की वजह से हम उसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोल रहे हैं, डाइथिकस स्ट्रक्चर हो गया है, ये क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे, 4 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स पे होंगे, पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर होगा तो बेसिकली ये तुमको समझ आ गया कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, एंथर का, डाइथिकस है, बाइलोब्ड है, टेट्रास्पोरेंजिएट है, माइक्रोस्पोरेंजिया उसके 4 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये मैंने थोड़ा डायग्राम ऐसे बना दिया, देख लेना एक बार, आगे आ जाओ। डाइथिकस एंथर क्या है,
एन एंथर विद 2 लोब्स, ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पूछ लेते हैं डाइथिकस का मतलब बताओ। डाइथिकस का मतलब क्या होता है? दैट इज जहां पे 2 लोब प्रेजेंट है, 2 कैविटीज प्रेजेंट है, कनेक्टेड बाय अ नॉन स्पोरेंजियस टिश्यू। स्पोरेंजियम का पार्ट नहीं है, वो टिश्यू अलग से प्रेजेंट है, ठीक है। नॉन स्पोरेंजियस टिश्यू है जो कि दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दोनों थीका को, दोनों लोब्स को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट? कनेक्टिव। कनेक्टिव इसलिए नाम पड़ा है ना, 2 चीजों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? कनेक्टिव। 2 लोब्स को इसने आपस में अटैच कर दिया। आ गया समझ? द एंथर वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर्स ऑफ सेल्स। अब बेसिकली अभी तक हमने पढ़ लिया कि एंथर में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, फिर उसका बेसिकली जो हाँ, जो उसके थीका कितने हैं, साथ में लोब्स कितने प्रेजेंट है, वो सारा पढ़ लिया हमने। अब हमें देखना है कि जो एंथर है, एंथर का थोड़ा अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें वॉल्स कितनी प्रेजेंट है, लेयर्स कितनी प्रेजेंट है। तो बेसिकली अगर एंथर है, एंथर का हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो उसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो वही हमको यहाँ पे 4 लेयर्स पढ़नी है एंथर की, जो एग्जाम में जरूर आती है। मैं बता दूंगी कौन सा पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। टू रिलीज पॉलन ग्रेन्स एंथर डाइसेंस थ्रू स्लिट्स। एंथर के बीच में स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये एंथर है ना, तो यहाँ पे स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं इधर। कनेक्टिव तो बीच में प्रेजेंट था, साथ में स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। जब पॉलन ग्रेन्स इसमें बहुत ज्यादा भर जाते हैं तो एंथर टूटते हैं पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करने के लिए। तो डेहिसेंस पे ये स्लिट्स ओपन अप हो जाते हैं। जब डेहिसेंस होगा तो ये स्लिट्स ओपन अप हो जाते हैं। ओपन अप ड्यूरिंग डेहिसेंस। डेहिसेंस मतलब जब किसी चीज का टूटना, ठीक है। टू रिलीज पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करने के लिए बेसिकली ये क्या करते हैं? ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है। क्लियर हो गया? डाइसेंस के टाइम पे इसके स्लिट्स खुलते हैं, 4 लेयर होंगी यहाँ पे किसकी? एंथर की वॉल। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो पूरा स्ट्रक्चर जो एंथर का हमने पढ़ा, यही बता रखा है यहाँ पे। पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे बनेंगे, ये ऐसे कॉर्नर पे ही बना हुआ है। इधर एक माइक्रोस्पोरेंजिया, इधर एक, इधर एक और इधर एक। इसी को हम पॉलन सैक बोल रहे हैं। ये मैंने क्या किया? एंथर को कट करके तुम्हें दिखा दिया कि इसके 4 कॉर्नर्स पे क्या क्या प्रेजेंट है। इन्हीं को हम पॉलन सैक बोलते हैं या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। इधर से जो टूट रहे हैं इनको डेहिसेंस बोलते हैं। ये स्लिट्स प्रेजेंट है इधर, 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 ये साइड से टूटते हैं। अंदर पॉलन ग्रेन्स होंगे क्योंकि पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हो रही है माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक में। तो पॉलन सैक सारे भरे हुए होंगे किससे? पॉलन ग्रेन से। फिर ये रहा फिलामेंट इसका जो पूरा बना हुआ है, दैट इज फिलामेंट, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। स्टॉक जिसने उस चीज को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं एंथर ये रहा पूरा बना हुआ, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, पता होना चाहिए। ये एंथर है यहाँ पे, ठीक है। बाइलोब स्ट्रक्चर है। लाइन ऑफ डेहिसेंस कहाँ पे प्रेजेंट है? पूछ लेते हैं। स्लिट्स ही होते हैं बेसिकली, जहां पे वो टूटता है और फिर पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। तो स्लिट्स के थ्रू वो पॉलन ग्रेन वहां पे रिलीज हो जाएंगे। क्लियर हो गया? पॉलन सैक वाला बेसिकली पॉलन सैक ये रहे, पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर रहेंगे, ठीक है। फिलामेंट का स्ट्रक्चर क्लियर है। एंथर कैसा है? बाइलोब स्ट्रक्चर है, डाइथिकस स्ट्रक्चर है, टेट्रास्पोरेंजिएट है, सब पता होना चाहिए तुम्हें। बीच में कनेक्टिव होता है, सारा अच्छे से रिवाइज मार लेना, स्ट्रक्चर पूछा जाता है ये। अब बात आ रही है एंथर के डेवलपमेंट की, कैसे बन रहा है वही बता रहे हैं। तो देखो एंथर के बारे में, द डेवलपमेंट ऑफ एन एंथर बिगिंस विद अ मास ऑफ होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक सेल्स सराउंडेड बाय एन एपिडर्मिस। सबसे पहले ये सेल्स होते हैं, मास ऑफ सेल्स होते हैं अंदर एंथर के, होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि प्लांट है तो कौन सा टिश्यू होगा यहाँ पे? मेरिस्टेमेटिक। स्पोरोजिनस टिश्यू बेसिकली। और इसके बाहर क्या है? एपिडर्मिस है। अंदर एक सेल्स का पूरा बना हुआ है ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ये रहा। और उसके बाहर एपिडर्मिस, बाहर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, वही बता रहे हैं यहाँ पे। 4 लोब्स आर फॉर्म्ड, 4 लोब बन जाते हैं उसी में, जो ये 4 बने हुए हैं। एस आर 4 लेयर्स ऑफ एर्कोस्पोरियल सेल्स।
ये जो एर्कोस्पोरियल सेल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जो सेल्स बने हुए हैं अंदर के सेल्स के मास को ही ये बोल रहा है कि उसके वो चार ऐसे बन जाते हैं, ऐसे 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 और ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है वहां पे, तो उसी को ये बता रहा है कि चार लेयर बन जाती है यहाँ पे पूरी। ठीक है, अब ये एर्कोस्पोरियल सेल्स के बारे में बता रहा है। अ प्रिमिटिव सेल और ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव सेल्स दैट डिवाइड टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो तुमको स्पोरोजिनस याद रखना है कि अंदर जो सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू। तुम्हें ज्यादा नहीं लर्न करना है यहाँ पे एर्कोस्पोरियल क्या होते हैं, पता चले उसी को लर्न करते रह जाओ, वो नहीं करना है। बस पता होना चाहिए कि ऐसे स्ट्रक्चर बनता है पूरा कि बाहर उसकी लेयर्स उसको सराउंड करती जाती हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम पढ़ेंगे उसको, तो बेसिकली पूरे स्ट्रक्चर को वो सराउंड कर लेती है। और अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि होमोजेनस है, साथ में मेरिस्टेमेटिक है नेचर में। मेरिस्टेमेटिक है इसलिए कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर पा रहे हैं, बार बार डिविजन होगा, उसी में से कौन आती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि डिवाइड कर पा रहे हैं, डिवीजन कर पा रहे हैं, इसीलिए तो आगे स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं। डिवीजन करने की कैपेबिलिटी है, इसीलिए क्यों क्या है ये मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, इसीलिए तो मेरिस्टेमेटिक है ये। ठीक है, अब स्पोरोजिनस टिश्यू अंदर बन रहा है इसके। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि डिवाइड कर सकते हैं, उसी में से कौन आती है यहाँ पे, एमएमसी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो तुम्हें पता होना चाहिए, वही ये बता रहा है पूरा स्ट्रक्चर स्पोरोजिनस सेल का। अब ये क्लियर हो गया तुमको कि एंथर कैसे बन रहा है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अभी हम मेल का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, एंथर का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। देख लो, द पैराइटल सेल डिवाइड सेवरल टाइप्स टू फॉर्म द एंथर वॉल। जो बेसिकली जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं पैराइटल। ये बॉडी में भी होता है कि जो बाहर का स्ट्रक्चर है, जो सेल से दूर है, एक लाइनिंग फॉर्म कर रहा है, दैट इज पैराइटल। जो अंदर बिल्कुल सेल से चिपका हुआ है, दैट इज स्पोरोजिनस। देख लो यहाँ पे जो बाहर की लेयर्स है, अगर मान लो यही प्रेजेंट है तो बाहर पैराइटल सेल प्रेजेंट होंगे जो कि लेयर्स बनाएंगे, वॉल की लेयर्स बनाएंगे। जो अंदर है वहां पे स्पोरोजिनस सेल प्रेजेंट है, वो बिल्कुल चिपका हुआ है उसके साथ, दैट इज स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि बाहर कौन सा प्रेजेंट है, अंदर कौन सा प्रेजेंट है। अब बात आती है पैराइटल सेल ही तो है जो कि इसके पूरे लेयर्स बनाएंगे। तो पैराइटल सेल डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म द एंथर वॉल। एंथर की वॉल बनाने के लिए बेसिकली पैराइटल सेल ही बार बार डिवाइड करते हैं। Whereas the sporogenous cell divides less frequently to form microspores to or the pollen mother cell. जो बेसिकली स्पोरोजेनस सेल है, ये क्या कर रहे हैं, ये डिवीजन करके पीएमसी बना रहे हैं, दैट इज पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका काम ये है, ये माइक्रोस्पोर बना रहे हैं। स्पोरोजिनस क्योंकि अंदर प्रेजेंट है तो उसके सेल्स अंदर कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। ये ऐसे मान लो कि दो लेयर थी, अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था स्पोरोजिनस प्रेजेंट था, इसमें से पीएमसी आती है जिसमें मियोसिस माइटोसिस पूरी स्ट्रक्चर होती है, गैमेटोजेनेसिस होगी तो पॉलन बन जाएंगे। और बेसिकली जो ये बाहर की लेयर है इसको हम पैराइटल बोल रहे थे, ये बेसिकली क्या बनाएगी, वॉल की लेयर्स बना लेगी एंथर के केस में। ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो बेसिकली होगा क्या, स्ट्रक्चर देख लो, द टैपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल। सबसे अंदर यहाँ पे जो है दैट इज टैपेटम। टैपेटम कहाँ आती है, बिल्कुल अंदर ये वाली लेयर बीच में, क्योंकि अब पैराइटल डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले स्पोरोजिनस के सबसे पास कौन सी लेयर है, दैट इज टैपेटम। कांटेक्ट विद द पीएमसीज, पीएमसीज के बिल्कुल कांटेक्ट में है तो उसको न्यूट्रिशन देगी, उसको खाना प्रोवाइड करेगी इन पॉलन फॉर्मेशन। जब पॉलन फॉर्मेशन हो रही है तो सबसे पास कौन सी लेयर है, टैपेटम। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज टैपेटम, क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसका फंक्शन पूछते हैं। ठीक है, एंथर वॉल की लेयर में से एक है ये, इसीलिए द टैपेटम प्लेज अ क्रूशियल रोल। काफी इंपॉर्टेंट काम है इसका, टैपेटम में देख लो। दिस इज अ टिश्यू फाउंड विद इन द एंथर दैट फीड्स द ग्रोइंग स्पोर्स। ये किसको फीड कर रही है, ये फीड खाना खिला रही है किसको, जो ग्रोइंग स्पोर है अंदर, न्यूट्रिशन दे रही है। जैसे जैसे वहां पे पॉलन बने जा रहे हैं टैपेटम उन्हें खाना देने का काम कर रही है। ठीक है, तो वही ये बता रहा है, द एंडोथीशियम इज द लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है। अगर देखा जाए, मैं इसको और डिवाइड कर देती हूँ,
सबसे बाहर वाली लेयर कौन है? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के भी अंदर जो लेयर प्रेजेंट है वो कौन है? एंडोथीशियम। एपिडर्मिस के भी जो अंदर वाली लेयर है वो एंडो, सबसे बाहर कौन सी लेयर आ गई यहाँ पे? एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर एंडोथीशियम, फिर आएगी मिडल लेयर, और फिर सबसे पास में है जो पीएमसीज के, पॉलन ग्रेन्स के सबसे पास में कौन सी लेयर है? टेपिटम। तो टेपिटम खाना देगी वहां पे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एंडोथीशियम। देन नेक्स्ट पे आ जाओ, wall layers of anther, that is the epidermis is a single layer of cells that serves as a protective layer। एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आता है ये क्वेश्चन कि वॉल लेयर्स बताओ एंथर की क्या क्या होती है, तो उसी में से तुमको बताना है। बेसिकली सबसे पहली लेयर है एपिडर्मिस, सिंगल लेयर होगी, साथ में प्रोटेक्टिव। अगर कोई लेयर बिल्कुल ही बाहर प्रेजेंट है तो एक ही काम कर पाएगी, दैट इज प्रोटेक्शन, बचाने का काम। अगर हमारी स्किन है तो स्किन के ऊपर एपिडर्मिस डर्मिस प्रेजेंट है, अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू है, तो बेसिकली ये क्या करेगी? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फॉरेन मटेरियल से। तो प्रोटेक्टिव लेयर है इसका बाहर से। एंडोथीशियम इज अ सिंगल लेयर, एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर है, एपिडर्मिस के बाद आएगी, और ये सेकंड वॉल है क्योंकि ये एपिडर्मिस के बाद आ रही है। सेल्स आर थिकन्ड विद सेल्यूलोज, जो इसके सेल्स होते हैं वो काफी थिक होते हैं क्योंकि उनके पास इसकी डिपोजिशन होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज होगा एंडोथीशियम वाले सेल्स के पास। एंड अ ट्रेस ऑफ पैक्टिन, पैक्टिन भी होता है कुछ के पास, एंड लिग्निन, लिग्निन भी होता है, ये भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है, पैक्टिन भी हो सकता है, लिग्निन भी हो सकता है। सेल्यूलोज होगा ही होगा, कुछ के पास सेल्यूलोज के साथ पैक्टिन लिग्निन भी होता है। तो मतलब कि एंडोथीशियम की लेयर थोड़ी सी थिक हो जाएगी। जैसे हमारी बॉडी में कंडीशन है कि पहले एपिडर्मिस है, काफी सिंगल लेयर है, दूसरी सबक्यूटेनियस टिश्यू जो आता है थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा मोर प्रोमिनेंट होता है। इट एड्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर्स, तोड़ने का काम करेगा। जब डेहिसेंस करवाना है तो ये लेयर टूटती है अंदर से। ठीक है, ये ऐसे प्रेजेंट होगी, बाहर एपिडर्मिस है, ये रही एंडोथीशियम। एंडोथीशियम थोड़ी सी मोटी बना देते हैं। तुम भी बना सकते हो ऐसे कि जो अंदर की लेयर है, ऐसे विजुअलाइज करना इजी हो जाता है डायग्राम्स के थ्रू ना। तो थोड़ी मोटी बना देते हैं इसको। इसके पास क्या है? एंडोथीशियम के पास पूरा एंडोथीशियम के पास क्या है? पूरा डिपोजिशन है किसका? सेल्यूलोज का। ठीक है, साथ में पैक्टिन है, सब कुछ है, इसीलिए तो इतनी मोटी है ये। एंड लिग्निन, पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसके पास। तो बेसिकली जब डेहिसेंस होगा, जब पूरा स्ट्रक्चर टूटेगा, पॉलन ग्रेन रिलीज करवाने होंगे, ऐसे मान लो, और भी अंदर है मिडल लेयर, टेपेटम, फिर ये पॉलन ग्रेन है, ये मैंने आधा ही स्ट्रक्चर बनाया है, तब ये यहाँ से टूटना स्टार्ट होती है, यहाँ से टूट जाती है। जैसे ये वाली यहाँ से टूट जाएगी, एक मिनट, जैसे यहाँ से टूट जाएगी ये, जैसे यहाँ से टूट जाएगी तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ से आउट हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन सारे रिलीज हो जाते हैं। तो वही ये पूरा बता रहा है कि एंडोथीशियम यहाँ पे कैसे बनती है, कैसा डेहिसेंस हो रहा है। तो एंडोथीशियम का एक, देखो तुम्हें सारी लेयर्स का एक तो नेचर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट वॉल है, सेकंड वॉल है, कैसी है, और उसके साथ उसका फंक्शन, काम क्या है। जैसे एपिडर्मिस का काम क्या था? प्रोटेक्शन। टेपिटम का क्या काम क्या था? न्यूट्रिशन। वैसे एंडोथीशियम का काम क्या है कि जब एंथर का डेहिसेंस होता है पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करने के लिए, तो वो काम ये कर रहा है। नेक्स्ट आता है मिडल लेयर्स, ये एंडोथीशियम के बाद प्रेजेंट है। रेंजेस 1 to 6, 1 to 6 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है, ये ऐसे प्रेजेंट होगी अगर साथ में, तो 1 to 6 लेयर इसी की होगी। एक मिनट, बेसिकली 1 to 6 लेयर तो इसी की प्रेजेंट होगी, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके 1 to 6 लेयर कर लेना, समझ जाना खुद से। 1 to 6 लेयर इसी की प्रेजेंट होगी। व्हेन द एंथर मैच्योर्स, एंथर जब बड़ा होता है, मैच्योर हो रहा है, द मिडल लेयर डीजनरेट, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है मिडल लेयर डीजनरेट हो जाती है। ये ऐसे है कि जब तक वो बच्चा है, यंग है, एंथर है, तब तक उसके पास है ताकि उसका प्रोटेक्शन कर सके। ठीक है, जैसे ही वो मैच्योर हो गया, क्योंकि अब उसका डेहिसेंस करवाना है, खुद ही सोचो,
एंडोथीशियम बाहर प्रेजेंट है और फिर उसके अंदर ना 1 to 6 लेयर्स प्रेजेंट है। एंडोथीशियम खुद इतनी मोटी है ना, खुद इतनी थिक है, तो जैसे बाहर बाकी लेयर्स प्रेजेंट है, जो एंडोथीशियम के बाद जो मिडल लेयर्स प्रेजेंट है 1 to 6 लेयर्स, उनको तोड़ना कितना मुश्किल होगा जब पॉलन ग्रेन को रिलीज करवाना है ना, तो इसलिए मेच्योरिटी में रिलीज होगा, है ना, तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ये डीजनरेट कर जाती है, खत्म हो जाती है ये उस टाइम पे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें मिडिल लेयर में क्या काम है। देन एंडोथीशियम क्लियर हो गया, एपिडर्मिस क्लियर हो गया। अगर एग्जाम में वॉल बताने को आता है तो तुम्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा लेयर का स्ट्रक्चर देख लो। ट्रांसफर सेक्शन है, एंथर का ही बता रखा है, पॉलीमरेज ऐसे फॉर्म होता है, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही प्रेजेंट होगा। फिर बता रहा है ये पूरा यहाँ क्या क्या प्रेजेंट है, बीच में कनेक्टिव, क्योंकि एंथर को बीच में से ही अटैच कर रहा था, ऐसे कनेक्टिव ऐसे ही प्रेजेंट था ना, तो इसीलिए यहाँ पे बीच में कनेक्टिव है। देन सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके अंदर एंडोथीशियम है, फिर उसके अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट है, मिडल लेयर्स। एंडोथीशियम के भी अंदर कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है, मिडल लेयर्स। कितनी होती है, 1 to 6। एट मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी आएगी इट डीजनरेट्स, खत्म हो जाती है कौन, मिडल लेयर। और जब डेहिसेंस हो रहा है एंथर का, तब कौन सी टूट रही है, एंडोथीशियम, पता होना चाहिए ये चीज। फिर बता रहे हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के पास कौन सी प्रेजेंट है, टैपेटम, पता होना चाहिए कि टैपेटम प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस के बिल्कुल कांटेक्ट में प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस सेल ही फॉर्म कर रहे हैं, तो बेसिकली होगा कि टैपेटम उसको न्यूट्रिशन, उसको फीड करा पाएगा, खाना प्रोवाइड कर पाएगा, तो टैपेटम का काम क्या है, न्यूट्रिशन। अंदर कौन प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर प्रिकर्सर क्या है, जो 4 लेयर्स बनी है इनका प्रिकर्सर कौन है, पेराइटल, पेराइटल सेल पढ़ा था ना, एर्कोस्पोरियल जो सेल्स हैं उसका ही पार्ट है पेराइटल सेल, ये तुम्हें स्ट्रक्चर वाइज भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 लेयर्स हो गई, देन बीच में कनेक्टिव है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, टैपेटम का क्या यूज है ये पता होना चाहिए। देख लो कैसी कैसी लेयर्स है। टैपेटम सबसे अंदर ये रहा, बहुत पास है, पीएमसी के बिल्कुल पास है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये जो रेड रेड बने हुए हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो इनके सबसे पास में कौन है, टैपेटम, खाना यही तो देगा, है ना। नेक्स्ट 1 से 6 लेयर्स में कौन प्रेजेंट है, मिडल लेयर, इन्होंने कितनी बना रखी है, 2-3 बना रखी है, 2 बना रखी है। ठीक है, देन एंडोथीशियम, सबसे बाहर एपिडर्मिस, ये तुम्हें पता होना चाहिए, पूरे लेयर का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। देन बता रहा है कि जब डेहिसेंस होता है तो ये कहाँ पे टूट गया, एंडोथीशियम वाले एरिया में, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे ये चीज एंडोथीशियम थी, ये पूरा जो प्रेजेंट है, ये पूरा, थोड़ा मैं इसको डार्क कर देती हूँ तो मैं समझ आ जाए अच्छे से, ये पूरा क्या था, एंडोथीशियम था जो कि थिक था। जैसे ही डेहिसेंस हुआ, एट द टाइम ऑफ डेहिसेंस, एट द टाइम ऑफ डेहिसेंस, जब डेहिसेंस होने वाला हो रहा है तो उस टाइम पे ये ब्रेकडाउन हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी और पॉलन ग्रेन्स बाहर रिलीज हो जाएंगे। ये पूरे पॉलन ग्रेन है, छोटे छोटे बने हुए हैं, बाकी सारे लेयर्स इंटैक्ट है, लेकिन देखा ना ये कितनी मोटी थी, लेकिन ये तो इतनी रह गई, है ना, ये तो सिर्फ इतनी रह गई, इतनी, वहां पे तो पूरी मोटी बनी हुई थी। क्यों, क्योंकि मेच्योरिटी के टाइम पे बता रहा है ये मैच्योर डेहिस्ट, तो यहाँ पे वो वाली लेयर्स में से बेसिकली जो तुम्हारी मिडल लेयर थी वो डीजनरेट हो गई, जो मिडल लेयर है वो यहाँ पे क्या हो गई, डीजनरेट हो गई है, तो इसीलिए काफी छोटा लेयर रह गया, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। समझ आ गया क्या हो रहा है, यहाँ पे मिडल लेयर पूरी यहाँ पे पूरी डीजनरेट कर गई है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो गए हैं, ऊपर वाला यंग एंथर का है, नीचे वाला किसका है, मैच्योर एंथर का, पता होना चाहिए ये चीज। तो एंथर का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पे आ जाओ, टैपेटम के बारे में बता रहा है थोड़ा सा, एंथर का ही पार्ट है, पढ़ लेते हैं। द एंथर वॉल्स इनर मोस्ट लेयर सराउंडिंग द स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू के बिल्कुल ही पास में प्रेजेंट है, बहुत कांटेक्ट में प्रेजेंट है उसके, ताकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, होता है ना, बहुत कांटेक्ट में प्रेजेंट है, इसीलिए उसको जो भी उसके पास न्यूट्रिशन होगा, जो भी गैसेस, कोई भी सप्लीमेंट उसके पास प्रेजेंट होगा, सारा वो पीएमसीज को, पोलन ग्रेन्स को प्रोवाइड कर देगा, सर्टोली सेल्स की तरह।
टेपिटल सेल्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स। टेपिटल सेल्स के पास क्या है? न्यूट्रिएंट्स। खाना पीना इन्हीं के पास है, इनका काम इसीलिए तो न्यूट्रिशन है। दे हैव मल्टीपल न्यूक्लियाई एंड पॉलीप्लॉइड। जेनेटिक मटेरियल बहुत सारा है इनके पास, साथ में बहुत सारे न्यूक्लियस है। बहुत सारे न्यूक्लियस है इसीलिए जेनेटिक मटेरियल भी बहुत ज्यादा है ना। मल्टीपल न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियस इसके पास होंगे, साथ के साथ पॉलीप्लॉइड होगा, बहुत ज्यादा, बेसिकली बहुत ज्यादा अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर हो गया? इतना स्ट्रक्चर, न्यूट्रिएंट ज्यादा है, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस ज्यादा है। लोकेशन तो सबको लर्न हो गई होगी अब। द यूबिश्ड बॉडीज सेटल इन द एक्साइन ऑफ द माइक्रोस्पोर वॉल। बेसिकली इनके पास यूबिश्ड बॉडीज होती हैं। ये जो यूबिश्ड बॉडीज होती हैं, ये बेसिकली क्या करती हैं आगे चल के, जो माइक्रोस्पोर की वॉल है, पॉलन ग्रेन की जो बाहर वाली वॉल है, एक्साइन इंटाइन जो है, तो एक्साइन जो होती है ना, उस वो बनाती है। तो यूबिश्ड बॉडीज किसको फॉर्म कर रही है टेपेटम में? एक्साइन। पॉलन ग्रेन के केस में पढ़ेंगे इसको कि एक्साइन कैसे बन रहा है। क्लियर हो गया टेपेटम का इतना पार्ट? अगर आ जाता है 2-3 मार्क्स में, यू कैन राइट। क्लियर हो गया टेपेटम? आगे देख लो। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टेपेटम। ये ज्यादा सिलेबस में है नहीं तुम्हारे, बट पढ़ सकते हो नॉलेज के लिए। 2 टाइप की टेपेटम है। एक है सिक्रीटरी या फिर ग्लैंड्यूलर, जहां पे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, थोड़ा ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर है, सेल्स ग्लैंड की फॉर्म में, तो सिक्रीशन करेंगे। अगर कोई भी ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर है, उसका कुछ ना कुछ सिक्रीशन होता है, म्यूकस वगैरह, ठीक है। द टेपिटल सेल्स रिमेन इन प्लेस थ्रू आउट द डेवलपमेंट। अपनी जगह पे ही होते हैं। ऑफ द माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन उसकी पोलन ग्रेन अपनी फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन टेपिटल सेल अपनी ही स्पेस पे है, जहां पे थे ना स्पोरोजिनस टिश्यू के पास, वहीं पे चेंज नहीं हो रही। इवेंचुअली डीजनरेटिंग, लेकिन जब बन गया तब डीजनरेट कर जाते हैं, लास्ट में डीजनरेट करता है। तो कर रहे हैं ना एक त्याग वाला काम, कि जब तक वो काम कर रहा है और बेसिकली उसकी ग्रोथ चल रही है पोलन ग्रेन्स की, बेसिकली वो उसके साथ ही है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, जब वो बेसिकली मैच्योर हो गया है, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हो गई है, तो ये सेल्स डीजनरेट कर जाएंगे। नेक्स्ट पे आता है अमीबॉइड और पेरीप्लाज्मोडियल। अमीबॉइड या फिर पेरीप्लाज्मोडियल। इसमें बेसिकली क्या होता है? द टेपिटल सेल्स रप्चर द रेडियल वॉल। मतलब इसमें बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि उसको रप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो टेपिटल सेल्स क्या करेंगे? रप्चर कर लेंगे। ये डीजनरेट नहीं कर रहे, इंटेक्ट भी नहीं है, अभी सिर्फ रप्चर कर रहे हैं, अलोइंग द प्रोटोप्लास्ट टू एंटर द पोलन चैम्बर। अब जैसे ही रप्चर कर जाएंगे तो उन सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो इस पोलन चैम्बर में एंटर कर जाता है। These protoplasts are now joining together to form the periplasmodium. अब बेसिकली ये क्या करते हैं कि जो ये प्रोटोप्लास्ट होते हैं, ये बेसिकली जो पेरीप्लाज्मोडियम है उसमें अटैच होने लगते हैं। ये ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, बस पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे हो रहा है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ज्यादा नहीं पढ़ना, टेपिटम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली उसमें फंक्शंस क्या है, स्ट्रक्चर कैसा प्रेजेंट है, क्या काम कर रहा है, बस वही, तो इतना ही कर लेना, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, तो बेसिकली आज इतना ही रखते हैं। टेपिटम तक हमने एंथर का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया। कल हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे। अभी हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।